आज देश समेत दुनिया भर में दिखी योग दिवस की धूम। कोरोना काल में 7वें योग दिवस को दुनिया भर में मनाया गया। पटना से सटे हाजीपुर के एक गांव में 200 से ज्यादा घर पानी में डूबे। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स के साथ बड़ा एनकाउंटर। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से तमाम नदियां उफान पर, कई इलाकों में पहाड़ कटने की वजह से रास्ता बंद हुआ। खास बच्चों के लिए महानगर पालिका ने 100 बेड का वार्ड अलग से तैयार किया। ये सब खबरें आपको बताएंगे सीधे फील्ड से, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। यूपी में धर्म परिवर्तन कराने के एक बड़े रैकेट का खुलासा। जरूरतमंद गरीबों को लालच देकर कराया जाता था धर्म परिवर्तन। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI करती थी फंडिंग। पुलिस की गिरफ्त में ये वही 2 आरोपी मौलाना हैं जिन पर यूपी में लालच देकर गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। यूपी की ATS के मुताबिक दोनों आरोपी मौलाना लखनऊ में एक बड़े मुस्लिम संस्थान से जुड़े हैं। ये गरीब हिंदुओं को निशाना बनाते थे और अब तक करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। इस धंधे के लिए पूरा पैसा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भेजती थी। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस रैकेट ने यूपी के कई जिलों में गरीब बच्चों से लेकर जरूरतमंद महिलाओं को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया है। पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े हर ताल को खंगाल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के बयान से खड़ा हुआ बड़ा विवाद। अभिषेक मनु सिंघवी बोले कि ओम कहने से योग शक्तिशाली नहीं होगा। संतों ने जताई नाराजगी। योग दिवस पर कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी का ये वही ट्वीट है जिससे पूरा विवाद शुरू हुआ। अभिषेक मनु सिंघवी ने योग को लेकर कहा, ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। इसके बाद संतों और बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए। इस तरह के कांग्रेस नेता का बयान एक तो हिंदू सनातन धर्म का कहीं न कहीं अपमान दर्शाता है। उनको पता होना चाहिए अभिषेक मनु सिंघवी को कि ओम के उच्चारण किसी के अगर मंत्र के साथ लग जाता है तो महामंत्र हो जाता है और शक्तिशाली हो जाता है। जो उसमें इस्लाम को जोड़ने का काम किया, कहीं न कहीं देश में सद्भावना बिगाड़ने का एक असफल प्रयास कर रहे हैं। इनकी आदत ये है कि जब भी या तो कुंभ आएगा, होली आएगी, जो भी हिंदुओं का त्यौहार आएगा, तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोलना है जिससे हिंदू मुस्लिम का सद्भाव आपस में बिगड़े। इनको ये परेशानी है कि कांग्रेस के राज में हर साल इस देश में दंगा होता था। पिछले 7 वर्षों से जब से मोदी सरकार आई है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश में एक भी कोई धर्म के आधार पर दंगा नहीं अभी तक भड़का है। इसका श्रेय उनको जाता है, तो उनको इस बात से तकलीफ है। अभिषेक मनु सिंघवी के इस बयान पर कांग्रेस भी बैकफुट पर है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भगवान शिव को योग का प्रवर्तक बताया, तो कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अभिषेक मनु सिंघवी के बयान का विरोध किया। योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योग दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आज ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को 10 से 15 मिनट का योग कराया जा रहा है। ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बच्चों को तैयार करेगा। आज देश समेत दुनिया भर में दिखी योग दिवस की धूम। कोरोना काल में 7वें योग दिवस को दुनिया भर में मनाया गया। आज पूरी दुनिया में 7वें योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आगाज
ऐसी शानदार तस्वीरों से हुआ। मोदी सरकार के मंत्रियों ने आज अलग अलग जगहों पर योग दिवस को मनाया। स्वास्थ्य मंत्री, खेल मंत्री से लेकर परिवहन मंत्री तक सभी जोश में दिखे। मंत्रियों के अलावा देश के जवानों का भी जोश आज योग दिवस के दिन हाई दिखा। गलवान घाटी से लेकर चीन के पास पेंगोंग लेक तक जवानों ने दुनिया को योग से संदेश दिया। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योग दिवस की धूम दिखी। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर लोगों ने योग किया। रोम और दक्षिण अफ्रीका में योग करते लोगों की तस्वीरें आईं। ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कोरोना काल में लगातार दूसरी साल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पंजाब में बांटी गई नौकरियों पर अपनी ही पार्टी में घिर गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। नवजोत सिंह सिद्धू ने विधायकों के बेटों को नौकरियां देने पर सवाल उठाकर कैप्टन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पंजाब में कांग्रेस के भीतर जारी असंतोष को ठंडा करने के लिए नौकरियां देने की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की जुगत उल्टी पड़ती दिख रही है। खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने इस फैसले पर गंभीर सवाल उठा दिए। जब आप किसी एमएलए के बेटे को नौकरी देते हो तो वो फॉर द पीपल, तरस के आधार पे, शहादत के आधार पे, तीसरी पीढ़ी के बाद तरस के आधार पे है। क्या आप कतार में आखिरी आदमी को तरस के आधार पे, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, उसको दोगे, या कतार में आगे खड़ा हुआ प्रिविलेज्ड आदमी उसको आप नौकरी दोगे? इस बीच कैप्टन के सियासी विरोधी और कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने अपने भतीजे और एक अन्य विधायक के बेटे को इंस्पेक्टर और तहसीलदार की नौकरी छोड़ने को कहा है। केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए बातचीत के प्रस्ताव के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि गुपकार गठबंधन भी कल तक अपने पत्ते खोल सकता है। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रस्तावित जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ होने वाली बैठक में एजेंडा क्या हो, ये तय करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की लगातार बैठकें चल रही हैं। एनसी के नेताओं की आज फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठक हुई। कल भी उनकी बैठक होनी है। यही नहीं, पीएम के साथ होने वाली बैठक को लेकर गुपकार गठबंधन भी कल ही अपना रुख तय कर सकता है। बगैर प्रेशर के हुआ। यहाँ प्रधानमंत्री साहब को अपनी रियलाइजेशन आई। उन्होंने सोचा कि इस रियासत को अब आगे अमन के दिन देखने चाहिए। जिस तरह से भी रियलाइजेशन आई, बहुत बेहतर रियलाइजेशन है और उम्मीद करते हैं कि आगे अमन हो। न सिर्फ हमारे अंदरूनी हालात बेहतर रहे, लेकिन बाहर के भी जो हालात वो बेहतर रहे। पिछले कुछ दिनों से जब से एलओसी ठंडी पड़ी है, काफी राहत की सांस है उन लोगों में जो एलओसी की बात करते हैं। गुपकार गठबंधन क्या फैसला लेगा, इसकी तस्वीर तो 24 जून को होने वाली बैठक से साफ होगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाली इस अहम बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर में सियासी प्रक्रिया एक बार फिर शुरू करने पर बातचीत हो सकती है। 24 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है, लेकिन इस बैठक से पहले ही जम्मू कश्मीर में राजनीति गर्मा गई है और इस बैठक के खिलाफ आज शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता सड़कों पर है। अशोक जी, 24 तारीख को बैठक है, लेकिन उस बैठक से पहले ही आप सड़कों पर हैं, क्या वजह? एक बंदा गुपकार गैंग का कहता है कि हम चाइना का साथ लेंगे 370 को उठाने के लिए। दूसरा कहता पार्लियामेंट के अंदर डाकुओं ने डाला डाका, तो उस प्रधानमंत्री के पास क्या करने जा रहे हो तुम जिसने डाका डाला? यह बातें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। फिर कहते हैं तिरंगा झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, और दिल्ली के लोग उन लोगों से बात कर रहे हैं जो देशद्रोही हैं। जम्मू को जिस तरह से इस बैठक में नजरअंदाज करने का आरोप यहाँ पर डोगरा फ्रंट लगा रहा है, उसको लेकर प्रदर्शन है और निशाने पर है केंद्र सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर राजनीति गर्म। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को तैयार है और नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे नीतीश कुमार। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच मंगलवार को नीतीश कुमार का दिल्ली आने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से पहले पार्टी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा बयान दिया है। पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि पार्टी मोदी सरकार में शामिल होने को तैयार है। दिल्ली जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कई तरह के प्रोग्राम मुख्यमंत्री हैं लगेंगे, और आपने जिस बात की चर्चा की तो उस पर तो मैं पहले भी बोल चुका कि भाई जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो जनता दल, चूँकि एनडीए का पार्ट है, तो निश्चित रूप से जनता दल की उसमें भागीदारी होगी।
माना जा रहा है कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल को लेकर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा में पार्टी संसदीय दल के नेता ललन सिंह ने कहा कि नीतीश के दौरे को लेकर अटकलबाजी चल रही है, उनका दौरा निजी है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं अपने आंख के और इलाज के लिए, अपना आंख दिखाने, और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। प्रधानमंत्री जी कब विस्तार करेंगे, कब विस्तार नहीं करेंगे, ये और किससे परामर्श करेंगे, किससे परामर्श नहीं करेंगे, ये उनका विशेषाधिकार है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला लेकर नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया था। 2 साल बाद सरकार में शामिल होने की बात अब सामने आ रही है। ऐसे में कौन कौन मंत्री बनेंगे, इस पर भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पहले विपक्षी खेमे में बड़ी हलचल। दिल्ली में मंगलवार को शरद पवार के घर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार इन दिनों काफी सक्रिय है। रविवार को ही मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं। आज दिन में ममता बनर्जी के सलाहकार प्रशांत किशोर से उन्होंने मुलाकात भी की है। पीके और पवार की 15 दिनों में ये दूसरी मुलाकात है। खबर है कि मंगलवार को शाम दिल्ली में शरद पवार के घर विपक्षी नेताओं की बैठक होने जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा के राष्ट्रीय मंच के बैनर तले ये मीटिंग बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक 15 से 20 विपक्षी दलों के नेता इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि प्रशांत किशोर गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाने में इन दिनों लगे हुए हैं और इसी क्रम में वो कई दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स के साथ बड़ा एनकाउंटर। सोपोर में सुरक्षा बलों ने 3 मिलिटेंट को ढेर किया। मारे गए मिलिटेंट में एक लश्कर का टॉप कमांडर मुदस्सिर पंडित भी शामिल। मशीन गन से गोलियों पर गोलियां दागी जा रही हैं। सेना की गाड़ियों की आवाज गरज रही है और देखिए सेना के जवान कैसे एक्शन में दिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये हलचल तब हुई जब सोपोर में मिलिटेंट्स के साथ शुरू हुआ बड़ा एनकाउंटर और इस एनकाउंटर में देश के 3 बड़े दुश्मनों को ढेर किया गया। इनमें लश्कर का टॉप कमांडर मिलिटेंट मुदस्सिर पंडित भी शामिल है। 3 मिलिटेंट बाइक से आया और अंधाधुंध पीछे से फायर किया, जिसमें 3 सिविलियन जख्मी हो गए, 4 पुलिस वाले। बाद में दोनों सिविलियन का डेथ हो गया, 2 पुलिस वाले का वहीं शहीद हो गए और हमारे 1 सिविलियन और 4 पुलिस वाले जख्मी हो गए। और इसमें लश्कर तैयबा का जो फयाज वार है, लोकल मिलिटेंट है, और दूसरा मुदस्सिर पंडित, दोनों को आइडेंटिफाई किया गया है। लश्कर के कमांडर मुदस्सिर पंडित समेत तीनों मिलिटेंट्स की सुरक्षा बल कई दिन से तलाश कर रहे थे। मिलिटेंट्स की पहचान के लिए पोस्टर भी लगाए गए थे। मुदस्सिर पंडित 3 कश्मीरी पुलिसकर्मियों, 2 पार्षदों और 2 आम नागरिकों की हत्या में शामिल था। सुरक्षा बलों की मुदस्सिर पंडित और उसके साथियों की तलाश अब असली अंजाम तक पहुंच गई है। कश्मीर में 370 हटने के बाद सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में करीब 500 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। गुजरात दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में किया 1 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन, मंदिर में दर्शन किया और वैक्सीन सेंटर का भी जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ सुबह सुबह अहमदाबाद से गांधीनगर को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। 1 किलोमीटर लंबा ये खोडियार फ्लाईओवर अहमदाबाद के वैष्णो देवी और गांधीनगर को जोड़ता है। साल 2016 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं और इस उद्घाटन के साथ ही आज उन्होंने गांधीनगर के रूपल में वरदायिनी माता के मंदिर में पूजा की। गृहमंत्री ने गांधीनगर में वैक्सीनेशन सेंटर का भी मुआयना किया। आज से देश में फ्री वैक्सीन की शुरुआत हुई है। गृहमंत्री के साथ इस दौरे में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गृहमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा और स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर टोका तो पुलिस पर हाथ उठाया, भद्दी भद्दी गालियां दी।
बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिस वाले को गाली देते और थप्पड़ मारने की कोशिश करते जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो कांग्रेस का पदाधिकारी है। इस नेता का नाम मोती थारवानी है, जो बिलासपुर में कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष है। रॉन्ग साइड से आने पर ट्रैफिक पुलिस वाले ने टोका तो नेताजी गुंडई करने लगे और सत्ताधारी पार्टी का नेता होने की धौंस दिखाकर वर्दी उतरवाने की बात कहने लगे। आरोपी नेता ने पुलिस वाले का मोबाइल छीन लिया। घटना 19 जून की है। नेता की करतूत कैमरे में कैद है और वायरल है। पुलिस कह रही है कि आरोपी नेता को तलाश रहे हैं, लेकिन वो फरार है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि राज्य के नेता पुलिस वालों को क्या समझ रहे हैं। कांग्रेस ने भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लगातार हो रही बारिश से बिहार की राजधानी पटना का हुआ बुरा हाल। राजीव नगर थाने में पानी के अंदर बैठ करके मजबूरी में पुलिस वाले काम करते नजर आए। इस कमरे की तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि पटना में बारिश से कितना बुरा हाल है। थाने के अंदर कमरे में बरसात का पानी भरा हुआ है और इसी पानी के बीच कुर्सी पर बैठकर काम कर रहे हैं थाने में तैनात पुलिस वाले। पटना के राजीव नगर थाने की ये तस्वीर है। अलमारी में रखी फाइलें हों या फिर पुलिस वालों का निजी सामान, सब कुछ बारिश के पानी में तैर रहा है। और जब थाने के अंदर का ये हाल है तो फिर बाहर के हाल का अंदाजा लगा लीजिए। थाने में मौजूद पुलिस वाले बताते हैं कि पास में जो नाला है वो जाम है, जिसका नतीजा वह भुगत रहे हैं। अभी तो बारिश की शुरुआत है और ये हाल है। 2 साल पहले पटना का एक बड़ा इलाका इस पानी में डूब गया था, लेकिन लगता नहीं है कि नगर निगम के ऑफिसर इस पूरे मसले में अभी तक सीख ली है। पटना से सटे हाजीपुर के एक गांव में 200 से ज्यादा घर पानी में डूबे। घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग और सरकार से राहत का इंतजार। हर तरफ पानी ही पानी है। इसी पानी में जीने को मजबूर है गांव वाले। तस्वीरें पटना से सटे बिहार के हाजीपुर के यीशुपुर गांव की है। गांव में 200 से ज्यादा घर हैं और ये पूरा गांव पानी में डूबा हुआ है। जिनके पास दूसरी जगह रहने की सुविधा है वो तो जा रहे हैं, लेकिन दर्जनों परिवार इसी पानी में रहने को मजबूर हैं। जून के ही महीने में लोगों को खाने पीने से लेकर हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज की टीम तो गांव में पहुंच गई, लेकिन स्थानीय विधायक या प्रशासन का कोई प्रतिनिधि अब तक इनकी सुध लेने नहीं गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से तमाम नदियां उफान पर। कई इलाकों में पहाड़ कटने की वजह से रास्ता बंद हुआ तो प्रशासन ने रात में आवागमन प्रतिबंधित किया। पहाड़ी नाले में तेजी से पानी बह रहा है। हाल ये है कि उत्तराखंड के कई इलाकों में इसी तरह से पहाड़ से पानी रोड पर गिर रहा है और रास्ते बंद हैं। कई जगहों पर पहाड़ गिरने की भी खबरें हैं। ये तस्वीरें चंपावत जिले में पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे की हैं, जहां भारी बारिश के बाद नाले और पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। हाईवे को चालू करने के लिए प्रशासन दिन रात एक किए हुए है। कई जगहों पर हाईवे का हिस्सा पानी के प्रहार को सह नहीं सका और टूट गया। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए प्रभावित इलाकों में रात में आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है। हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आप भी पहाड़ों पर यात्रा कर रहे हैं तो सुरक्षित यात्रा करें। अब आपको दिखाते हैं एक दिलचस्प खबर। आपने सोने चांदी के गहनों और नकदी की चोरी के बारे में सुना होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा में चोरी हो गया 800 किलो गोबर। छत्तीसगढ़ के कोरबा में ये ग्राम पंचायत की जगह है। यहाँ कुछ दिन पहले कुछ अज्ञात लोगों ने गोबर पर ही हाथ साफ कर दिया। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के मुताबिक करीब 800 किलो गोबर चोरी हुआ है, जिसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने गोबर खरीदने की योजना चालू की हुई है, जिसमें सरकार ग्रामीणों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदती है, जिसका इस्तेमाल खाद समेत दूसरे साधनों के लिए होता है। भूपेश बघेल सरकार की गोधन न्याय योजना की शुरुआत के बाद छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में गोबर चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। कोरोना से मौत के लिए 4 लाख रुपए मुआवजा देने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सरकार की दलील मुआवजे से ज्यादा कोरोना से निपटने पर है जोर।
केंद्र सरकार की दलील है कि आर्थिक मुआवजे से ज्यादा सरकार की कोशिश गरीबों के कल्याण पर और कोरोना से निपटने पर है। फिलहाल 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुआवजे की मांग करने वाली 2 वकीलों की याचिकाओं पर सरकार को नोटिस दिया गया था। केंद्र सरकार का इसके जवाब में कहना है कि राज्यों को जो आपदा राहत कोष दिया गया है उसका अधिकांश हिस्सा कोरोना से निपटने के उपाय करने में जा रहा है। राज्यों को हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, दवा, क्वारंटीन सेंटर आदि के लिए बहुत अधिक खर्च करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें मुआवजे के लिए बाध्य करना ठीक नहीं है। सरकार का कहना है कि इसी आपदा कोष से राज्यों को बाढ़ या चक्रवात जैसी आपदा आने पर भी राहत के इंतजाम करने होंगे। अगर उन्हें कोरोना से मौत के लिए मुआवजा देने को बाध्य किया गया तो बाकी काम रुक जाएंगे। मुंबई में टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ ना हो, इसके लिए आयु वर्ग 30 साल से 44 साल निर्धारित किया गया है। यानी कि 18 साल से 30 साल के आयु वर्ग के लोगों को अभी इंतजार करना होगा। मुंबई में कुल 244 वैक्सीनेशन सेंटर हैं। मैं मुंबई के गोरेगांव इलाके के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं, जो कि मुंबई के एक बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में से एक है। लेकिन यहां पर 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को ही अभी फिलहाल टीका दिया जा रहा है। जिन्हें दूसरी डोज लेनी है वो पहले डोज की सर्टिफिकेट लेकर यहां पहुंच सकते हैं और दूसरी डोज ले सकते हैं। साथ ही साथ जितने टीका उपलब्ध है उसमें से 50% टीका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और 50% टीका वॉक इन आकर यानी सीधे तौर पर यहां पहुंचकर टीका लिया जा सकता है। यहाँ आपने जमीनी हकीकत देखी कि जब यहाँ पर केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं तो यहाँ उन्हें मना कर दिया जा रहा है कि अभी फिलहाल 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को ही टीका लग रहा है। और अब आपको दिखाते हैं आज की सबसे वायरल तस्वीर। अमेरिका ने कैसे समंदर में एक के बाद एक धमाके करके दुनिया को हैरान कर दिया। काउंटडाउन शुरू होता है और फिर पानी के नीचे धमाका। यहाँ एक धमाका नहीं बल्कि एक के बाद एक कई धमाके ऐसे पानी के नीचे होते हैं। तस्वीरें अटलांटिक महासागर की हैं और जारी की हैं अमेरिका की नौसेना ने। दरअसल अमेरिकी नौसेना ने समंदर में ये अनोखा अभ्यास किया। इस अभ्यास में समंदर में धमाके कर बड़ी बड़ी लहरें उठाई गईं और उनका असर वॉरशिप पर देखा गया। समंदर में धमाके और ऊंची लहरों के साथ अमेरिकी नौसेना ने यह देखा कि उनके जहाज किस तरह से युद्ध के हालातों के लिए तैयार हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।